नमस्ते, राधे राधे जी, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राजस्थली क्लासेस में और मैं शालू धवन आप सबका स्वागत करती हूँ। सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सभी बच्चे जो साथ जुड़े हैं क्लास को पहले लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आज हम करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। लगभग हम लोग जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उसी से संबंधित ये प्रश्न है, तो साथ साथ आप जुड़े रहिएगा और प्रश्नों के उत्तर देते चलिएगा, ठीक है। तो हम जो है अपने प्रश्नों की शुरुआत करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, देखिएगा, प्रश्न जो है पढ़ते जाइए और साथ साथ उत्तर भी देते जाइए। पहला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है एनसीएफ 2005 निम्न में से एनसीएफ 2005 निम्न में से किस सिद्धांत का वर्णन नहीं करता। यानी आपको ये बताना है एनसीएफ 2005 में क्या मौजूद नहीं है। ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए है विद्यालय में व्यवस्थागत सुधार करना। मैंने आपको बताया था व्यवस्थागत सुधार करना इसका एक सिद्धांत है। दूसरा है परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना। ये भी एनसीएफ 5 में स्वीकार किया गया है कि परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाइए, मूल्यांकन व्यवस्था में सुधार की बात करता है। ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन के साथ जोड़ना, तो बिल्कुल ये भी सही है। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से दूर रखना, तो ये भी ठीक है। परंतु यहाँ की बात की जाए तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि भाई, हालांकि ये व्यवस्थागत सुधार की बात करता है, परंतु प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये तीनों तो भाई डायरेक्ट सिद्धांत हैं, जबकि ये इसका सिद्धांत नहीं है। तो आपका जो उत्तर है वो रहेगा ऑप्शन ए। हालांकि व्यवस्थागत सुधार को भी स्वीकार किया है, परंतु जहां सीधे सीधे आपसे पूछा जाए तो वहां इसके 5 मुख्य सिद्धांत स्वीकार किए गए हैं, जिसमें से 3 आपके सामने मौजूद हैं। अगला जो है वो है लोकतांत्रिक मूल्यों को स्वीकार करना। तो इस आधार पर 5 सिद्धांत दिए गए हैं। यहां आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है? आरटीई राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है 2009, इसकी धारा 21 के अनुसार, बच्चों ये धारा काफी महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखनी है। धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारिणी परिषद की बैठक प्रति माह किस दिन होती है? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अनेक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ये कार्यकारिणी समिति की जो बैठक है किस दिन होती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो आंसर है, ये आंसर क्या है? अमावस्या। अमावस्या के दिन रखने के पीछे का रीजन ये है कि अमावस्या को लगभग जो मजदूर वर्ग है उनकी छुट्टी होती है। माह में एक दिन जो उन्हें अवकाश मिलता है वो अवकाश अमावस्या को होता है। बच्चे के पेरेंट्स बच्चे के विद्यालय आ सकें, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? अमावस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्या कहता है? प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में, प्रोग्रेसिव जो आपकी एजुकेशन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपको गलत कथन ढूंढना है भाई। ऑप्शन ए है प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का परिणाम है। बिल्कुल ठीक कहा। जो पारंपरिक शिक्षा के दोष थे उन दोषों को दूर करने के लिए प्रगतिशील शिक्षा आई। दूसरा है प्रगतिशील शिक्षा में इस बात पर जोर दिया गया है कि बालक को जो शिक्षा दी जाए वह मानसिक क्रियाओं की विभिन्न दशाओं के अनुसार हो। ऑप्शन सी कहता है प्रगतिशील शिक्षा में छात्र का विशेष महत्व है, शिक्षा का नहीं। तो भाई ये तो स्वीकार किया गया है। ऑप्शन डी कहता है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कुंठित करना अनुचित माना जाता है। तो ये भी ठीक है भाई। ऐसा नहीं है कि दंड देने के लिए आप क्लास में अपना रखना चाहते हैं कि क्लास आपकी बिल्कुल कहूँ कि बढ़िया चलती रहे, नियंत्रित रहे, और आप बच्चे को दंड देकर उन्हें चुप बैठाएं, तो ऐसा भी नहीं।
यहां अगर असत्य को ढूंढना जाएगा तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। यहां देखो ये क्या कहता है, मानसिक क्रियाओं की विभिन्न दशाओं के अनुसार शिक्षा। तो भाई ऐसा नहीं होता, यहां आपके लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं की जाती। तो यहां जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अगला प्रश्न क्या कहता है, फटाफट से पढ़ो और आंसर दो जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? मैंने आपको बताए थे पिछड़े बालक। पिछड़े बालक कौन से होते हैं? पिछड़े बालक वो जो शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं, एजुकेशन में। बाकी सब क्षेत्रों में नॉर्मल होते हैं लेकिन एजुकेशन में ही पीछे रहते हैं। तो वो बालक कौन से होते हैं? पिछड़े बालक। देखो क्या कहते हैं, कौन सी पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है? सामान्य विद्यालयी कार्य के साथ गति नहीं रख पाते। दूसरा है कम बुद्धि रखते हैं। तीसरा है अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं। और डी है अपनी आयु के बालकों से काफी पिछड़ जाते हैं। हमें क्या ढूंढना है, कौन सी विशेषता नहीं है? तो भाई यहाँ जो आपका उत्तर है, बिल्कुल जी, आंसर जो है आपका वो आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। ये बच्चे जो है इनका पिछड़ेपन का तात्पर्य ये नहीं है कि बच्चा कम बुद्धि रखे। पिछड़ेपन का ये बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है कि बच्चा कम बुद्धि रखे। यहाँ की बात करें तो बच्चा जो है वो बुद्धि में बराबर ही होता है, लेकिन क्या होता है कि ऐसी संभावना बनती है कि बच्चा जो है वो बाकी किसी कारण से, किसी रीजन से बाकी बच्चों से अलग हो जाए। तो यहाँ जो आंसर होगा आपका आंसर नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, वो क्या कहता है। देखो प्रश्न बोलता है, काफी बड़ा प्रश्न है बच्चों, थोड़ा सा अच्छा इन्होंने, ठीक है ध्यान से देखिएगा, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होगी? अंतर्दृष्टि अर्थात सूझ, सूझ अर्थात मानसिक क्रिया, यानी किस कार्य के लिए सूझ की जरूरत होगी? आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, अम्ल क्षार लवण की परिभाषा लिखने के लिए, इतिहास की तिथियां याद करने के लिए, 2, 4, 5, 10, 11, 22, 23, 46 इन अंकों में संबंध ज्ञात करने के लिए। तो भाई मुझे उत्तर दीजिएगा, क्या रहेगा आपका आंसर? सूझ की जरूरत कहाँ होगी? आयत का क्षेत्रफल निकालने में होगी या इनके बीच का रिलेशन ज्ञात करने में? तो ध्यान रखिएगा, सूझ की आवश्यकता इनका रिलेशन ज्ञात करने में आपको होगी। तो यहाँ जो आंसर होगा आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आयत का क्षेत्रफल निकालना आपके पास सूत्र मौजूद है, केवल संख्या रखना, सूझ इतनी नहीं लागू होती। अम्ल क्षार लवण की परिभाषा ज्ञानात्मक उद्देश्य है। इतिहास की तिथि याद करना ये भी ज्ञान से जुड़ता है। तो मानसिक क्रिया की जो बात आ रही है वो कौन से स्थान पर है, ऑप्शन नंबर डी, जहां इनके मध्य क्या जाना जाएगा, संबंध जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो प्रश्न है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक मिनट। प्रश्न कहता है, एक निर्धन परिवार के द्वारा एक वर्ष के बाद, अच्छा यहां पर देखिएगा ये प्रश्न जो है पिछले प्रश्न के साथ कनेक्टेड किया गया है। प्रश्न कह रहा है, 2 जुड़वा भाइयों में, जो प्रश्न नंबर 6 है, देखो ये थोड़ा सा इन्होंने अलग तरह से प्रस्तुत किया है। 2 जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार के द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरा जो बालक है उसे निर्धन परिवार के द्वारा पालन पोषण उसका किया जाता है। यानी 2 जुड़वा बच्चे हैं,
एक को तो एक अमीर फैमिली ने गोद लिया, एक निर्धन परिवार में है। 1 वर्ष के बाद उनकी बुद्धि लब्धि के बारे में, उनके IQ के बारे में क्या संभावना अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धि को प्रभावित नहीं करता। दूसरा है निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार का लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तीसरा है धनी परिवार के लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार का लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। और डी है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ की जो बात है, जुड़वा बालक इन्होंने प्रश्न में दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि जुड़वा बालक आइडेंटिकल है या फटर्नल है। यदि जुड़वा बच्चे आइडेंटिकल होते तब हम ये बात कहते कि दोनों समान रूप से अंक प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ जो आंसर आएगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ ये बात क्लियर होती है, सामाजिक आर्थिक स्तर IQ को प्रभावित नहीं करता। यहाँ जुड़वा बच्चे नहीं दिए गए कि भाई आइडेंटिकल या फेटर्नल, इसीलिए जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो हमें इसी के आधार पर यह आंसर देना होगा। क्लियर है बात? चले आगे। अब देखिएगा अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मानसिक आरोग्य विज्ञान से क्या तात्पर्य है? मानसिक आरोग्य विज्ञान कहते हैं बच्चों मेंटल हाइजीन, जो आपके समायोजन की स्थिति में कार्य करता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहना मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। तो यहाँ क्या कहते हैं, मानसिक आरोग्य विज्ञान से क्या तात्पर्य है? मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति को समाज से अलग करना, अधिक धन अर्जन करने वाले व्यक्तियों का निर्माण करना, धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का निर्माण करना और संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करना। तो मेंटल हाइजीन जो है वो क्या कहता है? मेंटल हाइजीन क्या कहता है? समाज में संतुलित और व्यवस्थित व्यक्तित्व का क्या करना? निर्माण करना। तो यहां जो आपका आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका है प्रश्न क्या है, प्राथमिक अभिप्रेरक क्या है? बहुत सरल प्रश्न है बच्चों, बहुत इजी। प्राथमिक अभिप्रेरक क्या है? बहुत आसान प्रश्न है। भूख, काम, प्यास, ये सभी क्या है? प्राथमिक प्रेरक। और इन्हीं के साथ क्या जुड़ती है? नींद। और इसी के साथ ये 5 प्रेरक माने जाते हैं। और इसी के साथ क्या जुड़ता है? मलमूत्र त्याग। ये सभी प्राइमरी है भाई। तो यहाँ उत्तर जो होगा आपका क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, सीखने संबंधी निर्योग्यता। यहाँ लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है, अधिगम में जो कठिनाइयां आती हैं। सीखने संबंधी निर्योग्यता सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। ये तो गलत हुआ ना। उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पौष्टिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है, या उपरोक्त सभी? बताइएगा। यहाँ ये जो है ना, ये केवल अभिभावक आएंगे। तो यहाँ जो आपका होगा, बताइएगा उत्तर क्या रहेगा? लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें तो ये जरूरी नहीं लड़कों में ज्यादा हो या लड़कियों में ज्यादा हो, शहरी क्षेत्र के बच्चों में हो या ग्रामीण में हो, परंतु ये संभावना रहती है कि आपके यदि पेरेंट्स में इस तरह की कोई समस्या है तो आनुवांशिकी के तौर पर आप उसको प्राप्त कर लें। तो यहाँ जो उत्तर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर बी के तौर पर ध्यान रखिएगा। ऐसी संभावना होती है कि यदि आपके पेरेंट्स में इस तरह की समस्या है
तो संभव है आप में भी इस तरह की समस्या का क्या हो, विकास हो। तो यहां जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कहता है, प्रश्न पढ़िए जल्दी से और उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन रचनावादी अधिगम का उदाहरण नहीं है? यहां रचनावादी अधिगम की बात करें तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं, निर्मितवादी, ठीक है, और इसी को क्या कह देते हैं, संरचनावादी। तो यहां ये क्या कहते हैं, कौन सा संरचनावाद या निर्मितवाद का उदाहरण नहीं है? क्षेत्र भ्रमण, कक्षा कक्ष वार्ता, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन या प्रयोग धर्मिता? बताइएगा, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। संरचनावाद क्या कहता है, बालक कैसे सीखेगा, सक्रिय रहकर सीखेगा। अब यहां विचार करो, सक्रियता कहां ज्यादा होती है? क्षेत्र भ्रमण में बच्चा सक्रिय रहता है, कक्षा कक्ष वार्ता में सक्रिय रहता है, प्रयोग करने में सक्रिय रहता है, पाठ्य पुस्तक अध्ययन में कई बार बच्चा निष्क्रिय हो जाता है। तो यहां जो आपका उत्तर होगा वो आंसर नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या होगा, सी। पाठ्य पुस्तक अध्ययन में कई बार बच्चा जो है वो क्या बन जाता है, निष्क्रिय बन जाता है। क्लियर है भाई यहां तक? अगला देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, काफी बड़ा प्रश्न है बच्चों, ध्यान से पढ़ना और उत्तर देना। बहुत बड़ा सा प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न रीट में आने की संभावना बनती है। आप सोचें कि छोटे छोटे प्रश्न, रीट में बड़े बड़े प्रश्न भी आते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था अनुभवजन्य अधिगम। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप, छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की सहायता करता है। केवल किसकी सहायता करना? शिक्षक की। इस सिद्धांत की सहायता से छात्रों के लिए अधिगम स्रोतों और संसाधनों की व्यवस्था में सहायता मिलती है। यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह से उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुख है। यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। तो यहां जो आपका उत्तर होगा बच्चों, जल्दी बताइएगा क्या रहेगा। अनुभवजन्य सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत बताता है कि सीखना जो है वो अपने आप में ही क्या है, एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। सीखने को वो लक्ष्योन्मुखी मानते हैं और इसी आधार पर क्या है, उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया के तौर पर स्वीकार किया जाता है। अगला सिद्धांत, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है, संजू एक 10 वर्षीय बालक है जो निश्चित तथ्यों के आधार पर निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचता है। संजू निम्न में से किस चिंतन का प्रयोग कर रहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, ये काफी बढ़िया प्रश्न है और उत्तर दीजिएगा जल्दी कि संजू जो है वो 10 साल का है, उसे निश्चित कुछ फैक्ट दे दिए जाएं तो उत्तर दे देता है। तो वो बच्चा जो है किस तरह का चिंतन करता है? अभिसारी, अपसारी, अपसारी को ही सृजनात्मक कहा जाता है, यथार्थवादी या आलोचनात्मक? यहां जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा? अभिसारी। ध्यान रखना, ये अभिसारी चिंतन की ही परिभाषा है, निश्चित तथ्य के आधार पर निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचना। सृजनात्मक जो चिंतन होता है वहां पर बच्चा अलग अलग उत्तर देता है, कई सारे आंसर आते हैं, लेकिन यहाँ की बात करूं तो निश्चित निष्कर्ष और निश्चित तथ्य, निश्चित निष्कर्ष की जहां बात आ रही है
तो वहां जो आपका उत्तर होगा वो उत्तर कौन सा होगा? अभिसारी चिंतन। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, क्या कहते हैं, ये बहुबुद्धि सिद्धांत की एक आलोचना के रूप में प्रस्तुत किया गया प्रश्न है। और प्रश्न क्या कहता है? बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। आलोचना पूछ रहा है भाई, हम बहुबुद्धि सिद्धांत की क्या आलोचना करते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत जो गार्डनर ने दिया, जिसमें उन्होंने शुरू में बुद्धि के 7 प्रकार बताए, फिर 8वां जोड़ा और फिर 9वां जोड़ दिया। तो ये क्या कहते हैं, क्यों आलोचना होती है, या हम इसे पूरी तरीके से वैध क्यों नहीं मान सकते? यह सभी बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं होता। किसी बुद्धि को प्रशिक्षण से बढ़ाया जा सकता है। और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताइएगा, जल्दी बताइएगा बच्चों, फटाफट से। जो आंसर है आपका, वो आंसर जो रहेगा, बढ़िया आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। ये ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों ही बातें हैं ये बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना जो है उस रूप में आपको ये ध्यान रखना है। तो ये तीनों ही पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, प्रश्न क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? पूछा जा चुका क्वेश्चन है बच्चों। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार हमने नैतिकता के 3 स्तर पढ़े थे, पहला, दूसरा और तीसरा। यहां इन्होंने क्या कहा? किसी तरह की कोई नैतिकता नहीं होती, अर्थात नैतिकता का क्या होता है? अभाव। यही बात तो ये कह रहे हैं, नैतिकता की क्या है? अनुपस्थिति। कौन से स्तर में? स्तर नंबर 1 में। क्योंकि दूसरे स्तर में नैतिकता का क्या होता है? प्रारंभ। और तीसरे स्तर में नैतिकता किस आधार पर कार्य करती है? विवेक के आधार पर। तो यहाँ जो आपका आंसर है अभाव या अनुपस्थिति, स्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। पहले स्तर में नैतिकता की क्या होती है? अनुपस्थिति। नैतिकता का क्या होता है? अभाव। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है, बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, व्यक्तिगत वाक या इसे व्यक्तिगत वार्ता भी कहते हैं, अपने आप से बातचीत, सेल्फ स्पीच, खुद से बोलना। तो बताइएगा क्या है? स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए, ये निर्देशन है भाई, निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। स्पष्ट करती है बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की क्या होती है? आवश्यकता। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और आप में से कुछ बच्चे जो अहम केंद्रित की बात करते हैं, तो अहम केंद्रित प्याजे का कंसेप्ट है और व्यक्तिगत वार्ता किसका कंसेप्ट है? वाइगोत्स्की का। अहम केंद्रित वार्ता होती है जहां हम अपने ही विचार को सही मानते हैं, हम जो है वो ठीक है, हमारी बात जो है वो सही है। व्यक्तिगत वार्ता की बात करूं तो ये यहाँ पर बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो भाई यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वो उत्तर नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
बालक के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? जीन प्याजे और ब्रूनर, बांडुरा, कोहलबर्ग और स्किनर, केवल जीन प्याजे? बताइएगा। सीखने के तरीकों पर सबसे पहले जो अध्ययन किया वो करने वाले कौन थे विचारक? जीन प्याजे ने किया था, और ब्रूनर जो थे वो इनके बाद आए थे। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो क्या होगा? जीन प्याजे ने पहले अध्ययन किया और फिर बाद में बांडुरा आए और ब्रूनर आए और बाकी सब लोगों ने कार्य किया। तो सबसे पहले जो है वो जीन प्याजे रहेंगे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्मृति में शामिल है पुनः स्मरण, धारण, पहचान और उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, स्मृति जो है, स्मृति में ये सारी ही बातें शामिल होती हैं। पुनः स्मरण किया जाता है, धारण किया जाता है, पहचान होती है। तो यहाँ जो आपका उत्तर है वो उत्तर जो है वो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो कौन रहेंगे? जीन प्याजे, कोहलबर्ग, एरिक्सन या सिगमंड फ्राइड? बहुत बिल्कुल सरल प्रश्न है, एकदम सीधा सीधा सा प्रश्न है। तो मनोसामाजिक जो विकास सिद्धांत है उसके प्रतिपादक जो है वो कौन रहेंगे? वो कौन रहेंगे? एरिक्सन की थ्योरी है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, और इसी का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, इसी को कहा जाता है जीवन अवधि विकास सिद्धांत। ये इसी का दूसरा नाम है। और एरिक्सन ने बालक के विकास की कुल कितनी अवस्थाएं दी थी? 8। तो ये सारी ही बातें ध्यान रखनी है। तो ये सिद्धांत देने वाले विचारक कौन थे? एरिक्सन। अगला देखिएगा, प्रश्न है भाषा को लेकर। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न देखिएगा, भाषा हमारी विचार और प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करती, हमारी विचार और प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, हमारे विचार और प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, या केवल हमारे विचार और प्रक्रिया को प्रभावित करती है? तो भाई उत्तर दीजिएगा, क्या रहेगा आंसर? भाषा जो है, ये ध्यान रखिएगा, भाषा हमारे विचार और प्रक्रिया को क्या करती है? प्रभावित करती है। यहाँ जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और इसकी बात करें तो पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं करती भाई, केवल भाषा है, प्रभावित तो करेगी लेकिन हमारी मानसिक क्रियाएं, चिंतन, विचार और बाकी सारी चीजें। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रभावित करना जो है इसका आंसर आएगा। तो भाषा हमारे विचारों को क्या करती है? प्रभावित करती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या है? नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जो विषय वस्तु है वो क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सीटेट में पूछा गया है। मेरा मित्र, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार या मेरा पड़ोस? सबसे अच्छा जो कंटेंट है, सबसे अच्छी विषय वस्तु है छोटी क्लास के लिए, नर्सरी क्लास के लिए। और सबसे अच्छी जो विषय वस्तु है वो क्या रहेगी? यहाँ क्या रहेगी? मेरा परिवार। क्योंकि नर्सरी क्लास का बच्चा पहले परिवार से जुड़ेगा, फिर उसके बाद उसके मित्र, विद्यालय, पड़ोस, ये सारी चीज़ें बाद में। परिवार के बाद पड़ोस होता है, पड़ोस के बाद विद्यालय और फिर मित्र। इस आधार पर ये स्थितियाँ चलती हैं। तो यहाँ पहला जो रहेगा
विषय वस्तु जो अच्छी रहेगी वो क्या रहेगी? पहली विषय वस्तु मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, संवेग के मनोविज्ञान में किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? संवेग, इमोशंस की बात करें, संवेग में शारीरिक व मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। दूसरा, संवेग न केवल व्यक्तिगत विद्यार्थी में बल्कि पूरी कक्षा में उत्पन्न होता है। संवेग व्यक्तिनिष्ठ भावना है जो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। संवेग उत्तेजना और संज्ञान पर आधारित होते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हमें ढूंढना है सबसे जो माइनर है, तो सबसे माइनर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी तीन संवेगों की विशेषताएं हैं। संवेगों का प्रभाव शारीरिक स्थिति पर भी दिखाई देता है, ये शारीरिक आधार पर भी चलता है। आपका संवेग आपके चेहरे से दिखता है। खुश होगे तो चेहरे पर हंसी का भाव आएगा, दुखी उदास होगे तो वो संवेग चेहरे से दिखेगा, क्रोधित होगे तो आंखें तन जाएंगी, भौहें चढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर संवेग शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मानी जाती है। यहाँ जो उत्तर होगा वो क्या होगा? व्यक्तिगत विद्यार्थी में नहीं बल्कि पूरी कक्षा में भी। तो वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन ध्यान रखना संवेग कैसी भावना है? व्यक्तिनिष्ठ, जो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है, अलग अलग स्थिति में कार्य करती है। तो यहाँ जो आपका उत्तर होगा वो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न क्या कहता है? भ्रूणावस्था में हड्डियों की संख्या होती है। भ्रूणावस्था में ध्यान रखिएगा, जब बालक गर्भ में होता है तो उसकी हड्डियों की संख्या लगभग 300 के इर्द गिर्द होती है, और ये आपका जोड़ा गया है नवजात शिशु से। ध्यान रखिएगा, जब एक बालक का जन्म होता है तो नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या है वो लगभग 270 से कितनी होती है? 300, इसके मध्य मानी जाती है। तो यहाँ जो भ्रूण काल की, भ्रूणावस्था की बात की गई है, तो यहाँ ये गर्भकाल से जुड़ रहा है। और जब बालक एक संपूर्ण आकार ले लेता है, स्वरूप ले लेता है, तो स्वरूप लेता है तो उस समय उसकी जो हड्डियों की संख्या है वो लगभग 300 के इर्द गिर्द होती है। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी रहेगा। चले अब आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां आपको क्या करना है? सुमेलित करना है किस अवस्था की उम्र क्या है। यहाँ जो आपका उत्तर है, यहाँ देखिएगा, आपको अवस्था के साथ उसका एज ग्रुप जोड़ना है। तो पहली अवस्था है विश्वास अविश्वास, दूसरी है स्वतंत्रता और संदेह, तीसरी है आत्मबल अपराध, और फोर्थ है पहचान और भूमिका द्वंद्व। तो बिल्कुल भाई ये अवस्थाओं के अकॉर्डिंग ही लिखे गए हैं, ये अवस्थाओं के अनुसार ही लिखे गए हैं। पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और चौथे का 4। तो उत्तर जो होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ इरिक्सन से ध्यान रखना, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ना, इसी तरह के प्रश्न किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 24 नंबर का जो प्रश्न है, बालक में सामाजिक गुणों का विकास करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? किस विधि से बच्चे में सामाजिक गुण सबसे ज़्यादा डेवलप होंगे? और अगर छोटे बच्चों की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चों के लिए जो बहुत अच्छे सामाजिक गुणों का जो विकास है वो किस विधि के माध्यम से। यहाँ अगर चारों की बात करूं तो भाई ये तो कोई बात ही नहीं है, प्रयोजना अलग तरह से काम करती है। यहाँ जो उत्तर है आपका वो क्या होगा? खेल विधि। खेल विधि वो विधि है जो बच्चे में बहुत अच्छे सामाजिक गुणों का क्या करती है? विकास करती है। अगला प्रश्न देखिएगा, शैशवावस्था के 2 सामान्य भय
दो सामान्य भय जो हैं वो बताने हैं भाई शैशवावस्था के। कॉमन भय की जब हम बात करेंगे, गिरने चलने का भय, अपरिचित चिंता और पृथकत्व की चिंता, यानी दूसरे से अलग होना, यहाँ पे पेरेंट्स से अलग होने की बात होती है। और माता पिता से अलग होने का भय बच्चे को हर समय लगता है। अंधकार का भय, अपरिचित चिंता व अंधकार का भय। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। छोटे बच्चे को अंधकार से सबसे अधिक भय लगता है और साथ ही साथ माता पिता से पृथक होने की चिंता उसमें उसे सताती है। तो यहाँ जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी रहेगा। क्लियर है भाई? अगला देखो प्रश्न, फटाफट से कर लेते हैं बच्चों। निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है निम्न को। ऑप्शन नंबर जो है यहां पर सबसे पहले यहां देखो, एक बिल्कुल जो है सबसे पहले अंडाणु फिर शुक्राणु। यहां जो आपका आंसर है वो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर रहेगा, अंडाणु, शुक्राणु, जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट। तो यहां जो आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता से संबंधित कारक है? सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों की समूह के प्रति भागीदारिता, चिंतन का पैटर्न या आंखों का रंग। आनुवंशिकता का जो संबंध है समाज से, व्यक्तियों से, चिंतन से, ये सभी बाहरी स्थितियां हैं। आंखों का जो रंग है, आंखों का रंग आपकी आनुवंशिकता से जुड़ेगा। तो यहां जो उत्तर होगा वो क्या होगा, आंखों का रंग। अगला देखिएगा, कौन सा कथन मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर जो है 28, प्रश्न नंबर। तो यहाँ देखिएगा, यह शब्दों के अर्थ को समझने में मदद करता है, भाषा उत्पादन का कार्य करता है, व्याकरण संबंधी प्रक्रियाओं में सहायता करता है, बाएं फ्रंटल लोब में स्थित होता है। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सही जो है वो क्या रहेगा, ए। बाकी तीनों स्थितियां इससे जुड़ती हैं। यहाँ जो डायरेक्ट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। हालांकि रीट में मुझे नहीं लगता इस तरह का प्रश्न आएगा, लेकिन विज्ञान विषय में इस तरह का जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा में जो आवश्यक उपाय है, छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान, असमान प्रावधान, समान प्रावधान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो उत्तर रहेगा आपका वो क्या रहेगा, समान प्रावधान की बात रहेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, लैंगिक भेदभाव को क्या करना है, दूर करना है। और लास्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों की व्याख्या और वर्णन करता है, यह किसने कहा है? तो ये कहने वाले जो विचारक हैं वो विचारक कौन है, क्रो एवं क्रो। तो यहाँ आज हमने मनोविज्ञान के लगभग 30 प्रश्न किए। रीट परीक्षा में भी लगभग 30 प्रश्न आपके लिए, लगभग नहीं फिक्स 30 प्रश्न आते हैं मनोविज्ञान के। तो अच्छे प्रश्न थे, इनको ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।